हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका वापस से चाय और कोड के अंदर। तो कंटिन्यूटी में चल रहा है हमारा सारा काम और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कुछ और लूप्स के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हमने एक्चुअली में पिछले वीडियो में जानबूझ के डिस्कस नहीं करी थी, बट इस वीडियो में उसको डिस्कस करना चाहते हैं। और ये सिंपल सी एक बहुत छोटी सी बेसिक सी बात है फॉर ईच लूप की। तो कुछ कहानी हम यहाँ पे देखते हैं और ये कहानी ज़्यादा आसान रहेगी अगर हम सीधा ही कोड फाइल के अंदर जाए और वहाँ पे देखें। और उसके बाद कुछ बेसिक्स ऑफ कोर्स सी बात है, फिल्टर, मैप, रिड्यूस, ये सब तो डिस्कस करना ही है। टाइटल में आप देख ही चुके हैं, तो वो काम तो हम करेंगे ही करेंगे। तो चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले फाइल बनाते हैं यहाँ पे और फाइल का नाम लिखते हैं, सपोज करिए 6.js। ठीक है। अब आपने देखा था कि जब हमने फाइल बनाई थी, यहाँ पे भी हमारे पास काफ़ी कुछ डिटेल था, कोडिंग था। तो हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर लेते हैं, कोडिंग को। हालांकि हम दूसरे एग्जाम्पल्स लेंगे, बट ये ठीक है, कोडिंग को हमने ले लिया है। और हमने यहाँ पे देखा था कि हम जैसे यहाँ पे लिखते हैं कोडिंग कोडिंग और इसके ऊपर फॉर ईच लूप लगाते हैं, तो हमें पता है इसके अंदर एक कॉल बैक है। तो ये थोड़ा सा स्पेस दे के हमने यहाँ पे ले लिया है। ये हो गया हमारा वैल्यूज़। और हमें ये भी पता है कि हर एक वैल्यू को हम आइटम बोल सकते हैं, लैंग्वेज बोल सकते हैं, आइटम बोल लेते हैं। बहुत ही बेसिक है, सारे एग्जाम्पल्स में यही होता है, तो हम भी यही कर लेते हैं। और इसके अंदर हमने क्या करा कि सपोज करिए हमने कंसोल लॉक करा है, ठीक है, और वही आइटम को लॉक कर दिया है। अच्छा, ये तो ठीक है कि आपने आइटम को लॉक कर दिया है, बट एक्चुअली में क्या हो अगर मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहूँ। तो सपोज करिए मैं कॉन्स्ट लिख के कॉन्स्ट और इसको बोल देता हूँ वैल्यूज़ और इसको इस तरह से लिख देता हूँ, तब क्या हो? हाँ, इसको स्टोर तो किया ही जा सकता है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर जो आती है वो एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक्चुअली में ये जो फॉर ईच लूप है, ये वैल्यूज़ रिटर्न क्या करता है या फिर करता भी है या नहीं करता है। तो इसको प्रिंट करते हैं वैल्यूज़ को और देखते हैं उसके अंदर वैल्यूज़ क्या आती है। तो ठीक है, नोड के अंदर हम हैं 05 फोल्डर के अंदर और ये हमारा है 6। तो ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यूज़ तो प्रिंट हो गई, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है कंसोल लॉग में होनी थी, बट इसने रिटर्न कुछ भी नहीं करा है। आपको रिटर्न तो अनडिफाइंड ही मिला है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको रिटर्न करना है कुछ इस तरह से, तो आपको मैन्युअली उस वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा। तो आपको बोलना पड़ेगा कि रिटर्न करो उस आइटम को। ठीक है जी। अब आप अगर इस कोड को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं, तो अब देखते हैं वैल्यू क्या आती है। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आई? अरे, ये तो वापस से अनडिफाइंड आ गई। ठीक है, अगर मैं कंसोल लॉग करता ही नहीं तो क्या होता वैल्यू के अंदर? ठीक है जी, वो भी देख लेते हैं। तो वो भी अनडिफाइंड ही आई है। तो इससे क्या पता लगता है कि ये जो फॉर ईच है, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। आप चाहें या नहीं चाहें, ये वैल्यू तो रिटर्न नहीं करने वाला। बट हमेशा ऐसा ज़रूरी थोड़ा ना होता है कि कुछ वैल्यूज़ आपने एरे से लिए और आप उसको प्रिंट ही कराना चाहते हैं या कुछ यूज़ ही करना चाहते हैं। हो सकता है मैं उससे कुछ और काम करवाना चाहता हूँ, अभी के लिए टेम्परेरी कुछ कंडीशन देना चाहता हूँ कि सपोज करिए उसका नाम अगर जावा है तो उसको रिटर्न करिए, वरना मत करिए। ऐसे केस में क्या करूँगा? ऐसे केस में तो हमारा फॉर ईच लूप पे जो पिछले वीडियोस में हम इतना कॉन्फिडेंस कर रहे थे कि अच्छा एरे का तो काम हो गया, अभी सारा कर दूंगा, तो वो तो हमारा सिंटैक्स वगैरह जितना भी था वो तो धरा का धरा रह गया। हाँ, ये तो गलत बात है। तो क्या वापस से फॉर लूप पे जाना पड़ेगा? नहीं, जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स जो हैं, जो कोर कमिटी है, उनको ये बात भी पता है कि ठीक है, कई बार हम उस ईच वैल्यू पे कुछ ऑपरेशन करना चाहते हैं, बट कई बार हम उस वैल्यू को सिर्फ रिटर्न करना चाहते हैं या फिर कंडीशनली चेक करना चाहते हैं। तो उन सभी केसेस में हमारा ये जो काम है ये तो रह जाता है। इसको मैं कमेंट छोड़ देता हूँ ताकि आपके लिए रहे। तो हम आते हैं वापस से नई वैल्यूज पे, नए एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस कोडिंग वाले एग्जाम्पल्स को भी हटा देते हैं, क्योंकि आगे जाके जो हम एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली में नंबर्स से ज़्यादा अच्छे समझे जाते हैं। हालांकि दिखने में बेसिक लगता है, बट वो नंबर्स से ज़्यादा अच्छे ईजी हो जाते हैं। तो ये हो गया कॉन्स्ट माई नम्स, और नंबर्स के अंदर वही बेसिक हम हमारे नंबर्स चलाने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक ले लेते हैं, 10 भी ले लेते हैं। चलिए, 10 को क्यों छोड़ दें जब अकेला एक रह ही गया है तो। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं हमारे और कुछ मेथड्स आपके पास जो दिए जाते हैं। तो सपोज करिए ये आपका नंबर्स है, माई नम्स, और इसके अंदर जैसे हमारे पास फॉर ईच था वैसे हमारे पास एक फिल्टर ऑपरेशन भी होता है। ठीक है, अब फिल्टर ऑपरेशन क्या होता है? ये बेसिक फिल्टर है। यहाँ पे जाएंगे आप तो आपको क्या दिखेगा कि फिल्टर के अंदर भी क्या चाहिए आपको। ये देखिए, एरे है, फिल्टर है। ये वापस से कुछ बेसिक्स आपको बता रहा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। कुल मिला के बात ये है कि फिल्टर भी अपने अंदर कॉल बैक ही लेता है। ठीक है, कॉल बैक कैसे? ये लिया हमने एक कॉल बैक और ये एरो फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब एरो फंक्शन इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, या सिंगल लाइन का है तो सिंगल लाइन पे लिख दीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज लेते हैं कि मुझे नंबर्स चाहिए जो कि बड़े हैं 4 से बड़े हैं। तो कैसे करेंगे? एक वैल्यू को क्या बोलेंगे, नम बोल देते हैं इसको। अब कौन से वाले चाहिए? वो सारे नम चाहिए मुझे जो कि बड़े हों 5 से। ठीक है, या 4 से बड़े मान लीजिए।
तो एक्चुअली में यहाँ पे अभी क्या है, अभी एक्चुअली में अगर आप इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने इसको कुछ बोला ही नहीं कि मुझे कुछ वैल्यूज़ चाहिए या कहीं पे स्टोर करो। इसने कहा ठीक है मैं वापस कर देता हूँ। तो इसने वैल्यूज़ आपको यहाँ पे रिटर्न करी है। ध्यान रखिएगा ये जो ऑपरेशन है ये फॉर ईच के अंदर भी होता है, बट फॉर ईच आपको वैल्यूज़ वापस नहीं करता, ये आपको वैल्यूज़ वापस करता है, रिटर्न करता है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे लिख देते हैं लेट, या फिर कॉन्स्ट यूज़ कर लेते हैं। इसको बोल देते हैं न्यू नम्स और इसको ले लेते हैं। तो अब मुद्दे की बात यह है कि हमारे पास न्यू नम्स के अंदर वैल्यू क्या आएगी। ये लीजिए न्यू नम्स, इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए न्यू नम्स के अंदर वैल्यू क्या आई है, 5 6 7 8 9। तो ये हमें समझ में आ गया है कि जब भी हम फिल्टर यूज करते हैं तो फिल्टर के अंदर आपको एक कॉल बैक फंक्शन मिलेगा जिसके अंदर हर वैल्यू को ईच एक्सेस किया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको देनी पड़ती है कंडीशन। जो लोग उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और ट्रू होगी कंडीशन, वो वैल्यूज तो रिटर्न की जाएगी, वरना वो वैल्यूज नहीं रिटर्न की जाएगी। इसी को बोला जाता है बेसिक्स। किस बात का? फिल्टर का। काफी जगह यूज करेंगे, बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेशन होता है इसी तरह से। अब ये तो हो गया आपका बेसिक इस तरह से, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आती है लोगों को। सपोज करिए इसको मैं इस तरह से नहीं लिखना चाहता था, इसको कर देते हैं कट। तो आप क्या करिए, यहाँ पे एरो इस तरह से यूज करेंगे आप, एरो फंक्शंस। दोबारा से लिख देता हूँ मैं आपके लिए पूरा कोड ताकि आपको समझ में आए। ये लिखा फिल्टर, अब फिल्टर के अंदर आपने दिया एरो फंक्शन। उप्स, एरो फंक्शन किस तरह से लिखा, ये लीजिए हमने एरो फंक्शंस तो इस तरह से लिखा। अब इसके अंदर हर एक वैल्यू को हमने बोला नम, ठीक है जी, नम बोल दिया। और यहाँ पे अंदर है और हमने दे दी है कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे आती है थोड़ी सी प्रॉब्लम। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अरे ये वापस से हमारा एरे जो है ये एम्प्टी कैसे आया? हाँ जी, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस पे ध्यान दिया होता तो मैंने आपको बताई थी ये चीज़, एक्सप्लिसिट रिटर्न। फंक्शंस के अंदर हमने काफ़ी डिस्कस की थी, अभी भी होगा शायद वो। बेसिक्स के अंदर हम फंक्शन के अंदर डिस्कस कर रहे थे उस तरह के। तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ इस तरह की कॉन्स्टेंटली लिख के डिस्कस करी थी। थोड़ा सा आपको मैं सर्च करके बताता हूँ उसको। स्कोप्स में डिस्कस करी थी? नहीं, स्कोप्स में भी डिस्कस नहीं करी थी। और एरो के अंदर डिस्कस करी थी। हाँ जी, ये देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने इस तरह का डिस्कशन किया था कि वैल्यूज़ कब रिटर्न होती है, एक्सप्लिसिट रिटर्न कब होता है, खुद से रिटर्न कब होता है। तो यहाँ पे तो रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस लगा के रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर इस तरह से रिटर्न करेंगे तो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। वही वाली कहानी यहाँ पे है कि अगर हम पहले पैरेंथेसिस लगा रहे थे तो खुद रिटर्न हो रहा था, बट आपने क्योंकि कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, एक स्कोप स्टार्ट कर दिया है, तो स्कोप जब आप स्टार्ट कर देंगे तो एक्चुअली में यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड आपको लिखना ही पड़ेगा। ये गलती बहुत लोग करते हैं फिल्टर के अंदर, काफ़ी बिगिनर्स का मिस्टेक है ये, बट ध्यान रखिएगा अब आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता लग गया है। तो इसको जब आप रन करेंगे तो अब आपके पास रिजल्ट आएगा। तो याद रखिएगा, अगर आप ये स्कोप ओपन करते हैं तो आपको रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप स्कोप ओपन नहीं करते हैं तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए एक लाइन के अंदर नम ग्रेटर देन 4 या जो भी आपकी कंडीशन है, तो बेसिकली रिटर्न हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भूलेंगे तो नहीं ना? कमेंट में बताइए मुझे, अब तो याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए, अब आपको अगर यही काम सेम आपको करना था कि मुझे तो इस तरह का काम करना है, लेकिन ये फिल्टर वगैरह यूज़ नहीं करना, मुझे तो फॉर ईच यूज़ करना है। ठीक है जी, फॉर ईच भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं कि यही फॉर ईच में अगर यूज़ करना होता तो कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे क्या होता, एक न्यू नम्स नाम का एरे बनाना पड़ता। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं ताकि हम यहाँ पे इसी को यूज़ कर लें। तो ये न्यू नम्स नाम का मैं पहले एक एरे बनाता, उस एरे को रखता एम्प्टी। ठीक है, अब एम्प्टी रखने के बाद क्या करता है, इसको थोड़ा सा हाइड कर दूं। हाँ जी, अब आपको सब दिख रहा है एक साथ। न्यू नम्स बनाया, अब इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ और क्या बोलता हूँ कि ये माई नम्स जो है इसके साथ मैं क्या लगाना चाहता हूँ, फॉर ईच लगाना चाहता हूँ। लगा दीजिए, क्योंकि फिल्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये लीजिए हमारा फॉर ईच, ये आ गया बेसिक। अब यहाँ पे आप एरो फंक्शन सी कॉल बैक यूज़ कर लीजिए। तो ये लीजिए कॉल बैक, ये कॉल बैक यूज़ कर लिया हमने। अब कॉल बैक के अंदर आपके पास हर एक नंबर को नम बोल लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपको वही कंडीशन यूज़ करनी है, तो ठीक है जी, कंडीशन यूज़ कर लेते हैं। इस बार इफ़ मेथड लगाना पड़ेगा क्योंकि कोई आसान तरीका और है नहीं हमारे पास। तो हम वहाँ क्या बोल रहे थे, जो भी नम है वो अगर ग्रेटर देन 4 है तो हमें उसको काम में लेना है। तो अगर वो ग्रेटर देन है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो नम है इसको हम बोल लेते हैं न्यू नम्स। इसके अंदर एक वैल्यू पुश करनी है हमें, तो ये वैल्यू पुश कर लेते हैं। बेसिक एरे का मेथड है, कोई भी वैल्यू उसके अंदर ऐड करने के लिए क्या ऐड करना है उसके अंदर, ये नम ऐड करना है। ठीक है जी, ये ऐड कर दिया। और दूसरे केस में क्या करना है, अगर ये नहीं हो तो कुछ नहीं करना, बेसिक रखा रहने दो ऐसा कैसा, और ये न्यू नम्स। तो ये कंडीशन भी अगर आप लिखते हैं तो देखिए इसमें भी हम वापस से प्रिंट कराते हैं तो रिजल्ट वही आया। बट यहाँ पे थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना पड़ा, थोड़ा सिंटैक्स। तो गलत कुछ भी नहीं है, ये नहीं कह सकते कि ये वाला ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है या फिर ये बेस्ट तरीका है, ये ख़राब तरीका है।
देखिए काम हो रहा है ना, एंड ऑफ द डे काम मैटर करता है। एफिशिएंसी वगैरह के बारे में और आगे डीएसए वगैरह में बात कर लेंगे, बट वही कंडीशन चेक हो रही है बिहाइंड द सीन। यहाँ पे भी कंडीशन ही चेक हो रही है, यहाँ पे भी फंक्शन ही लग रहा है, तो ऐसा सच कोई यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का भी लोड नहीं है। तो अगर आपको ये समझ में बैठता है तो आप ये करिए। अगर आपको लगता है नहीं यार फिल्टर वाला मामला थोड़ा ईजी है, आसान है, तो ये कर लेता हूँ, तो आपका जो मन करे आप वो करिए। अच्छा, फिल्टर से सिर्फ इतना ही नहीं होता है, फिल्टर्स के साथ क्या है कि कुछ बेसिक और भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे आपके लिए एक कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास, वो एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आता हूँ। एक बुक्स का एग्जाम्पल हमने आपके लिए बनाया है, तो ये रही हमारे पास बुक्स। अच्छा, ये बुक्स का एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में ये काम कैसे करता है, ताकि आप कुछ और फिल्टर के थ्रू एक्सरसाइज कर सकें। देखिए, इसमें क्या है, एक बुक्स का एरे है, तो ये बाकी मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ या रखे रहने देते हैं अभी। ये एक ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह के आपके पास काफ़ी ऑब्जेक्ट्स हैं। हमने हर बुक को एक टाइटल दिया है, बुक 1, बुक 2, बुक 3, क्योंकि बुक के नाम याद नहीं आ रहे थे तो हमने ऐसे लिख दिए। फिर हमने कुछ जॉनरे दिए हैं बुक को, कोई फिक्शन बुक है, कोई नॉन फिक्शन बुक है, कोई हिस्ट्री बुक है, कोई साइंस बुक है, तो इस तरह से अलग अलग नाम दिए हैं। सबकी एक पब्लिशिंग डेट है कि 1981 में पहला पब्लिशन हुआ था, अब इसका 2004 एडिशन चल रहा है। ये 1992 में पब्लिश हुआ था, इसका 2008 यहाँ पे अभी एडिशन चल रहा है। उसके बाद इसका 2009 पब्लिश था, अभी इसका 2014 एडिशन चल रहा है। ठीक है, ये सब तो आ गया, लेकिन इससे करना क्या चाहते हैं? देखिए, ऐसी ही वैल्यूज़ आपको डेटाबेस से मिलेगी कि एक डेटाबेस था, उसके अंदर हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दे दिए। अब यूज़र कुछ फिल्टर्स लगा रहा है अपने एक वेब पेज पे। अब आपको एक्सरसाइज करनी है कि यूज़र जो जो बोल रहा है वो उसको करके दीजिए और उसी तरह से प्रिंट करिए। ठीक है, तो अब हम प्रिंट करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पे सीधा कॉन्स्ट, और इसको बोल देते हैं यूज़र बुक्स। ठीक है, और यूज़र बुक्स के अंदर अभी हम कुछ ऐड करेंगे, बट पहले इसको यूज़र बुक्स को प्रिंट भी करा लेते हैं हम। तो यूज़र बुक्स, ताकि इजी रहे, यूज़र बुक्स, अरे यूज़र बुक्स। ठीक है, अब यूज़र को क्या चाहिए, वो क्या चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस बुक्स को ही लेते हैं और इसके ऊपर हम फिल्टर लगाते हैं। तो यूज़र भी फिल्टर लगाएगा इसी तरह से, तो यूज़र ने फिल्टर लगा दिया। ये हमारा बुक्स एरे है। ठीक है जी, अब इसके अंदर यूज़र ने कहा ठीक है ये लीजिए, और ये रहा आपका कॉल बैक, ये रहा। अब आप चाहें तो एक ही लाइन में कर दीजिए, चाहे तो रिटर्न कीवर्ड यूज़ करिए, आपका जैसा मन करे आप वैसे कर सकते हैं। हम एक ही लाइन में कर देंगे। ठीक है, तो हर एक बुक को क्या बोल सकते हैं, बीके बोल देते हैं बुक्स नाम से। ठीक है, शॉर्ट में। अब क्या फिल्टर आपको लगाना है, अब सपोज करिए मुझे वो सारी बुक्स चाहिए जिनका जॉनरे हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री मुझे काफ़ी पसंद है, तो कैसे कर सकते हैं? तो हर एक बुक है, तो अब आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया है, एरे के अंदर से हर एक ऑब्जेक्ट आ गया, उस ऑब्जेक्ट को हम बीके बोल रहे हैं। तो उस बीके के अंदर क्या है, आप एक्सेस कर सकते हैं उसका जॉनरे। तो ठीक है जी, ये जॉनरे कर लिया। अब वो जॉनरे किससे मैच करना चाहिए, तो आप इक्वल टू लगा के बोल दीजिए हिस्ट्री। तो अब क्या है, आपके पास यूजर बुक्स के अंदर वैल्यू कौन सी गई ऑटोमेटिकली, जो भी इसको ट्रू मानती है, यानी कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर जो जॉनरे है वो हिस्ट्री है, वो ही सिर्फ यूजर को बुक्स दिखाई देगी। अब देखा, डेटाबेस के साथ यही रियल वर्ल्ड है। इसी को कई लोग प्रोजेक्ट बोल देते हैं, हालांकि प्रोजेक्ट नहीं है, बट एक्चुअली में आप तैयारी कर रहे हैं आगे जाके प्रोजेक्ट्स बनाने की। यही तो करेंगे आप जावास्क्रिप्ट में, डेटाबेस को कॉल किया, आगे जाके हम समझ लेंगे फेच मेथड को, वहां से आपने वैल्यूज कुछ एक्सेस करी, ये आ गई, आपने वैल्यू स्टोर कर ली बुक्स नाम के वेरिएबल में। अब क्या करें उसके साथ, तो इसी तरह के फिल्टर्स आप लगाएंगे। तो सेव करते हैं और देखते हैं एक्चुअली में क्या वैल्यूज आती है हमारे पास। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये लीजिए, तो हमारे पास ये 2 बुक्स का डेटा आया है, क्योंकि ये 2 ही बुक्स हिस्ट्री के अंदर थी। देख भी लेते हैं क्या 2 ही बुक्स थी क्या हिस्ट्री के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए, एक बुक तो ये है हिस्ट्री के अंदर, बुक 3, और एक बुक ये है, बुक 7। तो देखिए क्या ये वैल्यूज सही आई है हमारे पास, देखिए देख लेते हैं। तो ये हो गई हमारी बुक 7 और ये हो गई बुक 3। तो देखिए कितना आसान था फिल्टर मेथड से, और बहुत ही ईजी हो गया, एक लाइन के अंदर हमारा काम हो गया। अच्छा, और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब यूज़र ने बोला कि यार ये सब तो नहीं चाहिए मुझे, वापस से एक और फिल्टर लगाओ, वो सारी बुक दो जो कि पब्लिश हुई है 2000 के बाद। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सपोज करिए वापस से वही यूज़र बुक्स को ही रीराइट करना है हमें, क्योंकि जो भी फ्रंट एंड इंजीनियर है वो इसी वेरिएबल्स के नाम से प्रिंट कर रहा है। ठीक है जी, तो बुक्स को लेके आए और हमने फिल्टर यूज़ करा वापस से, और ये लीजिए आपका कॉल बैक आ गया बेसिक। अब कॉल बैक आने के बाद क्या हुआ, हर बुक को आपने बोल लिया बीके, जो भी आपका नाम देना था। अब क्या चाहिए, ठीक है, तो यूज़र ने बोला है कि जो पब्लिश डेट है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू भी मान लेते हैं। इक्वल टू तो किससे होनी चाहिए, 2000 से। तो ठीक है जी, तो ये आपकी पब्लिश डेट है 2000 से। तो रन करके देखते हैं क्या आया अब हमारे पास। तो रन करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर आ गई,
यूज़र बुक हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, हाँ जी डिक्लेरेशन तो हो रखा था, तो अब इसको डिक्लेयर तो नहीं कर सकते, ओवरराइट ही कर सकते हैं। तो ये लीजिए, ऐसे एरर्स आने भी चाहिए ताकि आपको भी पता लगे क्या गलती कर रहे हैं हम। तो देखिए, अरे वापस से प्रॉब्लम आ गई। यूज़र बुक्स असाइनमेंट टू कांस्टेंट, अरे ये तो बिल्कुल जायज़ बात है, कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया था। तो ठीक है जी, वापस से रन करते हैं। हाँ जी, अभी हमारे पास क्या आया, अभी हमारे पास एम्प्टी एरे आ गया। क्यों एम्प्टी एरे आ गया? क्योंकि जो bk डॉट पब्लिश है, देखते हैं क्या 2000 के बाद कोई पब्लिश हुई नहीं बुक? हाँ जी, बुक पब्लिश तो हुई है 2000 के बाद, पर ये कैसे आया अब हमारे पास कि जो bk बुक्स हैं जितना भी है वो पब्लिश तो हुई है। देख सकते हो एरर? हाँ, काफ़ी लोगों ने तो पकड़ लिया होगा एरर। कमेंट्स में बताइए क्या एरर है, इस टाइम स्टैम्प पे क्या एरर है? हाँ जी, अभी जस्ट डिस्कस करा है आपके साथ, कितना डिस्कशन किया है। यहाँ पे हमने एक स्कोप ओपन कर लिया है, यहाँ पे हमने स्कोप ओपन नहीं किया था। तो या तो स्कोप हटाओ या फिर क्या करो, रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करो। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि सिंगल लाइन में लिख रहे हैं तो रिटर्न कीवर्ड यूज़ नहीं होगा, वो होगा यहाँ पे। अभी इसको रन करते हैं तो क्या है, अभी देखिए, अभी तो वैल्यूज़ आ गई है। तो हमारे पास ये बुक है, ये 2000 के बाद पब्लिश हुई है, ये भी 2000 के बाद पब्लिश हुई है। ठीक है, तो दोनों बेसिक्स आ गए आपके पास। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है, सपोज करिए कि मेरे पास ये दोनों बुक 5 और थोड़ा पहले जाते हैं, 2000 की जगह 1995 के पास जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। एक और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और साइंस हिस्ट्री। हाँ जी, अभी देख सकते हैं कि हमने 1995 के बाद तो कर दिया है, लेकिन हमारे पास दो कंडीशन है। देखिए, ये जो बुक है ये हिस्ट्री कैटेगरी की है, ये साइंस कैटेगरी की है और साइंस कैटेगरी की है। अब मेरा इंटरेस्ट सिर्फ उस बुक में है जो 1995 के बाद पब्लिश हुई है, और इतना ही नहीं, और भी है, और वो हिस्ट्री कैटेगरी की होनी चाहिए, यानी कि जॉनर उसका हिस्ट्री होना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, सिंपली आते हैं, अब इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं क्योंकि रिटर्न अब समझ में आ ही गया है, तो नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं इसको। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे यहाँ पे और एक कंडीशन चेक करनी है। तो हमने पढ़ा था और एक कंडीशन कैसे चेक करते हैं, एम्परसेंड लगाइए, अगर और चेक करनी है, दोनों में से एक भी सही हो तो दे दीजिए, तो उसको कर सकते हैं, बट मुझे तो दोनों ही करनी है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो बुक है उसका जो जॉनरे है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए हिस्ट्री। तो अभी मेरे पास एक ही बुक आने की संभावना है। तो देखिए, एक ही बुक आई है आपके पास। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस हम करते रहेंगे पीछे वाली बुक्स में। आप चाहें तो और भी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जैसे सपोज करिए बुक सारी वो पब्लिश जिसका भी पब्लिकेशन 2000 से ऊपर चल रहा है या 2009 से ऊपर चल रहा है, तो आप इस तरह का एक फ़िल्टर भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिक हो गया कि इसी तरह से फ़िल्टर्स आपके काम आता है। तो एग्जाम्पल आपके पास आ ही गया है, प्लीज़ यूज़ करते रहिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं एक नई फाइल पे, 6 हो गया, 7 फाइल पे चलते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ हो गया है इसमें, तो आपके प्रैक्टिस के लिए भी छोड़ दें कुछ। 7.js पे चलते हैं, तो ठीक है, 6 हो गया, 7.js। ठीक है जी, अब 7.js के अंदर क्या करते हैं हम, और दूसरे वैल्यूज़ के ऊपर चलते हैं। ये बेसिक वैल्यूज़ तो आपके पास आ गई है और आपको समझ में आ गई कि ठीक है, ये तो अब आप कहोगे जब भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक और मेथड पे चलते हैं हम यहाँ पे, उसके लिए भी हम नंबर्स ही डिक्लेयर करेंगे। माई नम्स ही ले लेते हैं, बड़ा आसान रहता है। माई नंबर्स, चलिए जी, चलिए जी, इसको बोलते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 को तो क्यों ही छोड़ेंगे, 10 भी ले लीजिए। अब जिस तरह से हमने फ़िल्टर पढ़ा था उस तरह से आपके पास और भी वैल्यूज़ होती है, और भी आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करिए, अभी मेरे को क्या करना है कि ये जितने नंबर्स हैं सब के अंदर मुझे 10 ऐड कर देना है। क्यों करना है पता नहीं, बट सब के अंदर 10 ऐड करना है। तो ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे, बहुत ही आसान है। ये माई नंबर्स लेते हैं और बोलते हैं, अब की बार मैं दूसरा मेथड यूज़ करना चाहता हूँ जिसको बोलते हैं मैप। फ़िल्टर तो समझ में आ गया है, अब मैप को भी यूज़ कर लेते हैं। मैप देखिए वापस से कॉल बैक फंक्शन है, ये बड़ा ही इजी और बहुत ही अच्छा फंक्शन है, फॉर ईच से बेटर लगता है मुझे ये। ठीक है, मतलब पर्सनल ओपिनियन है ऐसा कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वापस से वही, ये लीजिए आपका कॉल बैक की कहानी तो आपको समझ में आ गई है, स्कोप ओपन करिए मत करिए वो सब समझ में आ गया अभी आपको। एक एक नंबर को नम बोल देते हैं और सबके अंदर ऐड करना है, तो आप क्या करिए, ये नम लिया और ऐड कर दिया इसमें 10। क्यों करा पता नहीं, बट ऐड कर दिया सबके अंदर। अब इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ऑटोमेटिकली रिटर्न करता है वैल्यू। तो इसको बोल सकते हैं कि हमने क्या लिया, कॉन्स्ट न्यू नम्स, और ये लीजिए अब प्रिंट करवा देते हैं न्यू नम्स को। तो हम क्या बोलते हैं, ये लीजिए न्यू नम्स, नमन्स नहीं न्यू नम्स ये लीजिए न्यू नम्स को हमने प्रिंट कर दिया है। तो बहुत ही आसान सा चीज़ है, इसके अंदर भी ऐसा सच कोई बात है नहीं। इसके अंदर हम 7 फाइल को प्रिंट कराते हैं, तो ये लीजिए हमारे पास वैल्यू आ गई, सबके अंदर 10 ऐड हो गया, तो 11 12 13 ऑब्वियसली बात है, बेसिक सा था। बट यहाँ पे भी सारी वही कहानी अप्लाई होती है जो बेसिक हमारी फ़िल्टर के अंदर अप्लाई हो रही थी, खुद ही रिटर्न कर देता है।
अगर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपने स्कोप ओपन कर दिया अभी, तो अब क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है अब आपको अनडिफाइंड अनडिफाइंड मिलता है, यहाँ पे एम्प्टी अरे नहीं मिल रहा है। तो उस तरह की वैल्यूज़ है, तो याद रखिएगा जब आप स्कोप ओपन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न करना है। रिटर्न, ये लीजिए रिटर्न कर दिया है, तो अब आपके पास वैल्यूज़ आ गई है। ठीक है, तो बड़ा ही बेसिक सा था, इतना कुछ डिफिकल्ट इसमें था ही नहीं। अब यही काम अगर आपको वापस से करना है फॉर ईच की तरह, तो आप करके देखिएगा, क्योंकि बड़ा ही बेसिक सा था। यहाँ पे भी हमने फॉर ईच को यूज़ करा था, ध्यान है आपको, ये फिल्टर को भी करने के लिए फॉर ईच, तो ये काम भी आप फॉर ईच से कर सकते हैं। तो ऐसा सच कोई डिफिकल्ट बात है नहीं। अब मुझे लगता है कि करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिकली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक कि किस तरह से आती है। अब एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ आती है ना इसके अंदर, वो आती है, हाँ, वो जो एग्जांपल है बुक्स वाला, और वो सब भी आप ले सकते हैं। फ़िल्टर में देखिए ऑटोमेटिकली वो फ़िल्टर कर देता है, लेकिन मैप के अंदर ऐसा कुछ नहीं, वो सब पे इटरेट करेगा ही करेगा। आप उसके हिसाब से कंडीशनल चेक, रिटर्न्स वो सब लगा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जिसके पास कंडीशन ट्रू होगी वही रिटर्न करेगा, यहाँ पे वो नहीं है, फ़िल्टर के अंदर होता है। ऑब्वियस सी बात है, नाम भी वहाँ पे सपोर्ट करता है। काफ़ी कुछ और भी हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। अभी क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम आपको एक चेनिंग का मेथड यहाँ पे बताते हैं, क्योंकि चेनिंग बहुत ही ईजी है और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग भी रहती है। ठीक है, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग काम करने, जिसको चेनिंग बोला जाता है। तो ये हमने लिया वापस से न्यू नम्स। ठीक है जी, अब इसके अंदर क्या करा आपने, माई नंबर्स लिए। ठीक है जी, और बोला कि इस पर मैप लगा दो। ठीक है जी, मैप लगा देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे मैप लगाए। अब आपने मैप तो लगा दिया, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये 2 बार मैप लगा दूं? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैप लगाने के बाद फ़िल्टर लगा दूं? हाँ जी, बिल्कुल भी हो सकता है। इसको बोलते हैं चेनिंग, कि 2-3 मेथड आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो और होते भी हैं। एक-एक करके यूज़ करते हैं ताकि आपको समझ में भी आता जाए और उसका वैल्यू क्या है वो भी आपको समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहले मैप लिया। ठीक है जी, ये हमने इस तरह से लगाया और बोला क्या है कि ये जितने भी नंबर्स हैं, तो इसको नम बोल दो, और इस नंबर के अंदर क्या करो कि ये जितना भी नम है, उसको पहले तो आप मल्टीप्लाई कर दो सबको 10 से। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। अब क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको रिटर्न कर देता, जो कि हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो न्यू नम्स के अंदर मुझे पता है सारे नंबर्स 10 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 10, 20, 30। ठीक है जी, बट मैं इतना ही नहीं चाहता, उसके अंदर मैं एक एक नंबर और ऐड करना चाहता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, वैसे तो यहीं पे कर सकते थे, बट समझने के लिए एक और मैप लगा सकते हो यहाँ पे इस तरह से। अब इस मैप के अंदर भी वही कहानी है। ठीक है, अब क्योंकि ये समझ में आए तो मैं क्या करता हूँ, इसको नई लाइन में एंटर कर देता हूँ। ये भी नई लाइन में गया और ये भी नई लाइन में गया, और क्योंकि थोड़ा सा और समझ में आया तो इसको इंडेंट कर लेते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह के वैल्यूज आप काफ़ी देखोगे। तो देखिए, माई नंबर्स लिखते एंटर मारा और ये माई मैप लिखा। बट प्रॉब्लम क्या है, जो समझने वाली बात है कि हमने, ठीक है, यहाँ पे भी एक ये इस तरह का बना के लिख दिया, ये लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। बट इस मैप के अंदर जो ईच नम आएगा उसकी वैल्यू है क्या, समझने वाली बात है। उसकी वैल्यू देखिए कभी भी 1 नहीं होगी, उसकी वैल्यू होगी उसके ऊपर जो भी मेथड लगा हुआ है, उस मेथड से जो भी एक वैल्यू पास हो गया है वो। क्योंकि ये जैसे ही पास हो गया है तो अब आपके पास एक एरे इकट्ठा हो चुका है। हमने उस एरे को ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अभी नहीं डाल दिया है। जब भी चेनिंग होती है तो इसका जो भी रिजल्ट है वो सेकंड चेन में पास हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी कुछ बनेगा वो सब सेकंड में पास हो जाएगा, तो वो एरे ही है। अब उस एरे के अंदर यहाँ पे जो नम की फर्स्ट वैल्यू होगी, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर दिया है 10 से, तो यहाँ पे जो 10 होगा वो 10 ही पास होगा यहाँ पे। तब आप क्या करना है, तो आप बोल दीजिए उस 10 के अंदर जो भी नंबर है उसके अंदर +1 कर दिया हमने, जस्ट फॉर फन। तो अब जो न्यू नंबर होंगे वो क्या होंगे, पहले इटरेशन में क्या होगा, पहले मैप जब लगा तो उसके अंदर 10 10 10 मल्टीप्लाई हो गया, तो ठीक है जी, अब आपके पास नया एरे जो है वो है 10 20 30 ये सब है। पर उसके बाद एक और मैप लगा दिया है, एक और मैप लगाने के बाद अब क्या हो गया, वो 10 20 तो हो ही गए थे, अब 11 और उसके बाद 21 31, तो इस तरह से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी जगह आपके भी काम आएगा। तो देखिए 11 हो गया, 21 हो गया, 31 हो गया, ये हो गया। अच्छा, इतना ही नहीं, आप जितना मर्जी चाहे चेनिंग कर सकते हैं। आप सपोज करिए कि मुझे यहाँ पे जो पहले नॉलेज मिली थी फिल्टर की वो लगानी है, वो लगा सकता हूँ। अरे बिल्कुल लगा सकते हैं आप। तो ये लीजिए, हमने एरो लिया, ये हमारा एरो फंक्शन आ गया। अब एक एक आपके पास वापस से नम आया, पर अब मैंने फिल्टर लगा दिया। फिल्टर मतलब जो ट्रू होगा वही पास होगा। तो मैंने बोला जो भी नम है अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है 40 से तो ही उसको लो। तो वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियस सी बात है कि अब आपके पास ये वैल्यू तो यहाँ हमने देख ही ली थी, अब फिल्टर भी लगा दिया है, तो 40 से ऊपर जितनी वैल्यू होगी वही आएगी सिर्फ। तो ये 41 आएगा क्या, ऑब्वियस सी बात है आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो ये देखिए, ये रन किया तो ऑब्वियस सी बात है 41 51 61 71 और ये वैल्यूज आ गई। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है और कई जगह आप करेंगे जहाँ पे आप 2-3 मैप्स लगा रहे हैं, फिल्टर्स लगा रहे हैं और इस तरह के मेथड्स लगा रहे हैं।
बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक है और काफ़ी जगह काम में आता है। नंबर से थोड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। अच्छा, आप चाहे तो ये नंबर्स, ये मैप है ना, मैप के अंदर क्या है, जो भी कंडीशन आप लगाते हैं, इस तरह की वैल्यूज़ लगाते हैं, रिटर्न होता है, लेकिन आपको या तो एक्सप्लिसिटली रिटर्न करना पड़ेगा या फिर इस तरह की वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। फ़िल्टर अलग है, फ़िल्टर याद रखिएगा, वहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स वाला गेम है। यहाँ पे तो देखिए सभी रिटर्न होगा, बट अब आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, वो आपके ऊपर है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका मैप्स। मैप्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आगे जाके काफ़ी काम में लेंगे आप इसको। अच्छा, अब एक और मेथड पे आते हैं, उसके लिए भी नई फाइल बनाएंगे क्योंकि आखिरी मेथड है हमारा यहाँ डिस्कशन का, इसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो 9 स्टार्ट करते हैं, 9.js। काफ़ी फाइल्स हो गई है अब तो हमारे पास। ठीक है जी, तो ये 7 वगैरह को बंद कर देते हैं और यहाँ पे जो है ना, ये मेथड है रिड्यूस। अभी जो रिड्यूस है ना, इसकी फंक्शनैलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले मैं आपको इसकी गूगल पे इसकी फंक्शनैलिटी दिखाना चाहूँगा। तो रिड्यूस JS MDN के ऊपर ये बहुत जगह काम आता है, स्पेशली जब आप शॉपिंग कार्ट वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, रिड्यूस मेथड क्या करता है, एग्जीक्यूट ए यूज़र सप्लाइड रिड्यूसर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कीवर्ड है, रिएक्ट वगैरह में भी काफ़ी आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले इसका हम समझते हैं कि एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो देखिए, हमने लिया एक एरे, वही 1 2 3 4, अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। फिर हमने देते हैं एक इनिशियल वैल्यू। ठीक है जी, अब इनिशियल वैल्यू क्या ली, 0। वहाँ पे पहले इनिशियल वैल्यूज एरे वगैरह ले रहे थे, अभी इनिशियल वैल्यू जस्ट एक वेरिएबल लिया है जिसका 0 हमने डिफाइन कर दिया। अब क्या करा, एरे 1 पे जैसे ही आपने रिड्यूस मेथड लगाया, तो इस रिड्यूस मेथड के अंदर वही कॉल बैक आपने किया। अब इसको ऊपर ऊपर से देखिए, ये आ गया आपका ये एरो और ये कॉल बैक। ठीक है जी, लेकिन पहले क्या हो रहा था, एरे के अंदर आपको वैल्यूज क्या क्या मिल रही थी, आइटम मिल रहा था, इंडेक्स मिल रही थी, या पूरा पूरा एरे भी मिल रहा था, वो सारी मिलती है अभी भी, बाकी में भी आप देख सकते हैं। लेकिन क्या है, अब क्या है, आपको क्या मिल रहा है, एक एक्यूमुलेटर मिल रहा है और एक करंट वैल्यू मिल रही है। अच्छा जी, ये एक्यूमुलेटर क्या है और ये करंट वैल्यू क्या है। अच्छा, करंट वैल्यू क्या है आपकी, जो भी अभी आपकी एरे की वैल्यू चल रही है वो है। ठीक है जी, और एक्यूमुलेटर क्या है, ये अभी इसके बारे में भी देखते हैं हम। एक्यूमुलेटर, तो आपने क्या करा, एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू, और यहाँ पे आपने एक इनिशियल वैल्यू भी यूज कर रखी है, कॉमा। तो एक्चुअली में ये जो काम करता है ना, ये क्या करता है, एक्यूमुलेटर एक खाली एम्प्टी वेरिएबल आपको दिया जाता है। अब इसके अंदर वैल्यू कौन सी डालनी है, इनिशियल वैल्यू। ये इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ डिक्लेयर कर रखी थी। अब गौर से देखिएगा, ये एक चीज़ है और इसके बाद कॉमा लगा के आपने इनिशियल वैल्यू दे रखी है। तो जो भी आप इनिशियल वैल्यू देते हैं, फर्स्ट टाइम तो वो इस एक्यूमुलेटर के अंदर चल जाती है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू क्या दे रखी थी, 0। तो पहली बार जब लूप चलेगा तो उसके अंदर एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू होगी 0। उसके बाद करंट वैल्यू आपने दे रखी है। ठीक है जी, करंट वैल्यू हमें इस लूप एरे से मिल जाती है। तो एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू, तो पहली बार क्या होगा, 0 प्लस ये करंट वैल्यू 1, तो पहली बार क्या आया, 1। लेकिन ये रिड्यूस क्या करता है, ये पूरे एरे पे चलता ही रहता है। अच्छा, अब दूसरी बार बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये एक्यूमुलेटर क्या है, सिर्फ एक ही बार इससे पूछता है कि इनिशियल वैल्यू क्या है। दूसरी बार क्या करता है, जो भी अभी इसका सम आया है, जो भी इस वैल्यू से जो भी सम आया उसको एक्यूमुलेटर में डाल देता है। तो पहली बार तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या थी, 0। लेकिन अब जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट जो है इसका, वो चला जाता है एक्यूमुलेटर में। तो पहली बार तो 0 था, अब क्या चला गया, 1। हाँ जी, 1 आ गया है। अब करंट वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 1 + 2 3। अभी 3 कहाँ जाएगा, वापस से एक्यूमुलेटर में चला जाता है। और करंट वैल्यू क्या है, 3। तो 3 + 3, ऑब्वियसली बात है 6, तो नेक्स्ट टाइम एक्यूमुलेटर में क्या जाएगा, 6। तो इसी तरह से एक्यूमुलेटर में क्या होता है, जो भी वैल्यू आपका फाइनल सम आ रहा होता है उसको इकट्ठा करके एक्यूमुलेटर के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइम एक्यूमुलेटर को पता ही नहीं है कि मुझे वैल्यू क्या दो, तो वो इनिशियल वैल्यू वहां पे ले लेता है। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। छोटी वैल्यूज से हम स्टार्ट करते हैं ताकि हमें समझ में आइए। ठीक है, कॉन्स्ट वही माई नम्स ले लेते हैं और इसके अंदर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे ताकि हम एटलीस्ट देख पाएंगे हर बार हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए जो सेम यहाँ था वही हम करने वाले हैं, सम विद इनिशियल, वो का वही वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं कि इनिशियल वैल्यूज़ कैसे लेते हैं, क्या वैल्यूज़ होती है, सारा का सारा सेम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो बेसिक हम क्या करते हैं इसका, सबसे पहले हम रिड्यूस स्टार्ट करते हैं। तो माई नम्स ये लीजिए, माई नम्स लिया और उसके अंदर हमने क्या करा कि डॉट रिड्यूस स्टार्ट करा। ठीक है जी, इसको स्टोर भी कर लेते हैं, तो इसको कर देते हैं माई टोटल। ठीक है, आपने स्टार्ट करा रिड्यूस। अब मैं इसको आपको कुछ बेसिक इजी तरीके से बताता हूँ और उसके बाद जो एक्चुअली में हमने वहाँ यूज़ करा था वो भी एक्चुअली मैं बताता हूँ कि वो भी कैसे होता है। तो रिड्यूस के अंदर भी देख सकते हैं आप, कॉल बैक फंक्शन मिल रहा है। ठीक है जी, तो हम बेसिक लिख देते हैं, ये लीजिए फंक्शन लिख दिया, क्योंकि फंक्शन से थोड़ा ईजिली समझ में आ जाता है। ये लीजिए फंक्शन लिख दिया। अब क्या मैंने आपको बताया था कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलती है हमेशा, एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू।
एक्यूमुलेटर का शॉर्ट लिख देते हैं ACC, क्योंकि बहुत बड़ा है टाइप करने में, तो थोड़ी सी हम यहाँ पे शॉर्टकट ले रहे हैं। और इसको लिख देते हैं करवैल, करंट वैल्यू। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हमने स्कोप स्टार्ट करा है तो ऑब्वियसली बात है रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न करते टाइम क्या करना पड़ेगा कि रिटर्न करते टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा एक्यूमुलेटर को रिटर्न कर देते हैं और हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं कर वैल्यू को। तो ये दोनों को हम रिटर्न करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही आती है, एक्यूमुलेटर को पता ही नहीं है कि मैं स्टार्ट कहां से करूं। तो आप क्या करो, यहाँ पे फंक्शन के बाद एक कॉमा लगता है और यहाँ पे आपको लगता है कि आप क्या एक्यूमुलेटर की वैल्यू देना चाहते हो। तो मैं 0 से स्टार्ट करना चाहता हूं। ठीक है जी, ये हो गया बेसिक। अभी इसको हम एरो फंक्शन में भी कन्वर्ट करेंगे ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए, क्योंकि समझ में आना प्रायोरिटी है। तो ये आया माई टोटल। अब देखते हैं, इसको रन करते हैं कि एक्चुअली में अभी हमारे पास कितनी गलती है, कितना हमारा काम हुआ है, वो सब हम देखते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने स्टार्ट करा 9 से, तो 9 के अंदर आया 6। अच्छा जी, अब 6 तो आ गया, लेकिन एक्चुअली में मुझे हर बार पता करना है कि एक्चुअली में ये एक्यूमुलेटर के अंदर आ क्या रहा है और करंट वैल्यू के अंदर क्या आ रहा है, वो भी तो पता करना जरूरी है। तो कंसोल लॉग करेंगे। ठीक है, तो हमने बोला कंसोल लॉग के अंदर बैकटिक के अंदर कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या करो, यहाँ पे एक्यूमुलेटर इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो एक्यूमुलेटर शॉर्ट में लिखा है, और ये कर वैल की क्या वैल्यू है, ये कर वैल करंट वैल्यू जो भी था, तो इसकी वैल्यू क्या है, तो वही वेरिएबल इंजेक्ट करते हैं फटाक से और देखते हैं कि वैल्यूज़ क्या आती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कर वैल। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं, तो अब थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो ठीक है, तो फर्स्ट बार क्या हुआ, करंट वैल्यू एक्यूमुलेटर की 0 आई, क्योंकि मैंने 0 पास किया था। बट ठीक है, ऐसे थोड़ा ना विश्वास कर लेंगे, 3 पास करके देखते हैं करंट वैल्यू एक्यूमुलेटर की 3 आती है क्या, अगर मैं यहाँ 3 पास करता हूँ। हाँ जी, 3 आती तो है। तो एक्यूमुलेटर को जो भी आप कॉमा के बाद वैल्यू देते हो वो वैल्यू आ जाती है। ठीक है जी, इतना तो कंफर्म हो गया हमारे पास इन्वेस्टिगेशन स्टडी से। 0 दे देते हैं वापस से, क्योंकि अब विश्वास हो गया, अब मान ली हमने बात। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या हुई, 0 हुई, और करंट वैल्यू क्या थी, ऑब्वियसली बात है एरे के अंदर फर्स्ट था तो करंट वैल्यू 1 हो गई। ठीक है जी, अब दूसरी बार जब लूप चला तब क्या था, अब एक्यूमुलेटर के अंदर क्या वैल्यू आ जाती है, जो भी आपने रिटर्न करी, तो 0 + 1 तो 1 हो गया। करंट वैल्यू क्या है, 2, तो ऑपरेशन क्या चलेगा, एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू, यानी कि 1 + 2, तो क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है जी, 3 हो गया। अब नेक्स्ट बार जब लूप चला, क्योंकि 3 वैल्यूज थी, तो इस बार एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है, 3 है, और करंट वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 + 3 6, तो इस तरह से हमारे पास 6 आया। ठीक है, थोड़ा सा मानता हूं रिड्यूस थोड़ा सा है, लेकिन क्या होगा, जब इस तरह के एरेज आपको मिलेंगे तो शॉपिंग कार्ट आपके पास काफ़ी बार आएगा कि शॉपिंग कार्ट में ये इतने सारे बिल्स हुए हैं, इनका सबका प्राइस ये है, प्लीज़ सबको ऐड कर दो। तो ऑब्वियसली बात है, एक को हटा के थोड़ा ना ऐड कर सकते हैं। यही चीज़ आप क्या कर सकते हैं, टोटल के अंदर यहाँ टोटल एक वेरिएबल बाहर डिक्लेयर कर दीजिए, फॉर ईच लगाइए, फिर हर बार उसके अंदर पुश करते जाइए वैल्यूज़ को ऐड कर करके। तो वो कोई खास तरीका नहीं है, आप रिड्यूस को काफ़ी बार यूज़ करेंगे, ये बहुत ही बेसिक है। अच्छा, ये तो अब समझ में आ गया कि इस तरह से लिखा जाता है। अब इसको हम एरो फंक्शन में लिखने की ट्राई करते हैं, ताकि ये फंक्शन से तो हमें बड़ा बेसिक समझ में आ गया, बट एरो फंक्शन में भी समझ में आ जाए। तो वही काम करते हैं, माई टोटल लेते हैं। ठीक है जी, माई टोटल ले लिया, और वही माई नम्स इसके अंदर लगाइए रिड्यूस। ठीक है जी, रिड्यूस लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो रिड्यूस में क्या होता है हमारे पास, ये एरो फंक्शन होता है इस तरह से। ठीक है जी, अब ये एरो फंक्शन इस तरह से ना लिख के मैं चाहूँ तो पैरेंथेसिस लगा दूँ, ताकि ऑटोमेटिकली वो स्कोप वाला टेंशन नहीं आए मेरे ऊपर। बट बात यह है कि मुद्दे की आपको कॉमा लगा के एक 0 तो लिखना ही पड़ेगा। अब 0 लिखिए, या जो भी आपका टास्क है, गोल है, एक्यूमुलेटर को वैल्यू मुझे यहाँ पे देनी है। ठीक है जी, अब मुझे पता है कि मुझे एक्यूमुलेटर मिलता है और मुझे एक ये कर वैल्यू मिलती है, करंट वैल्यू, कर लिख देते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या है, इसको हटाता हूँ और बोलता हूँ क्या करो, एक्यूमुलेटर को ऐड कर दो करंट वैल्यू के साथ। तो ठीक है जी, मैंने ऐड कर दिया। अब देखिए, इतना जो सब हमने लिखा था वो सब समझने के लिए लिखा था। अब आपको दिखेगा ये इस तरह से, ज़्यादातर लोग जो कोड करते हैं कहते हैं अरे बड़े स्मार्ट हो, आपने तो एक ही लाइन में पूरा एरे ऐड कर दिया बैक टू बैक और सारा काम कर दिया। काम वही हो रहा है, ये थोड़ा सा रीडेबिलिटी के अंदर ज़्यादा है, मैं इसको भी पूरे ही नंबर देता हूँ। और ये थोड़ा सा रीडेबिलिटी की जगह थोड़ा सा स्मार्ट कोड है, तो एज सच कोई आप इंप्रेस नहीं कर रहे हैं किसी को। अगर आप इस तरह से भी लिख रहे हैं तो भी वो समझता है कि अच्छा, इसको इन डेप्थ नॉलेज है, इसको पता है कोड क्या कर रहा है, और वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया आपके पास कि किस तरह से वैल्यूज़ आती है। ठीक है, अब ये सारा काम आप फॉर लूप में भी कर सकते थे, फॉर ऑफ में भी कर सकते, वाइल में भी कर सकते थे, आपका जैसा मन करे आप सबके अंदर कर सकते थे, ऐसा सच कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा बेसिक। तो इसको भी एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, वही 6 वैल्यूज, आंसर तो वही आना है। अब एरे के अंदर 1 2 3 हो, चाहे 10 नंबर हो, चाहे 200 नंबर हो, क्या हो, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वो कॉन्सेप्ट आपका सेम रहना है। ठीक है, अब इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल और हम प्रिंट कर लेते हैं, ताकि आपको भी समझ में आए कि और वैल्यूज़ किस तरह से आती है। तो ये लीजिए, हमारे पास एक शॉपिंग कार्ट है।
शॉपिंग कार्ट, अरे एक ही साथ लिख लेते हैं शॉपिंग कार्ट। तो शॉपिंग कार्ट क्या है? ऑब्वियस सी बात है, एक एरे है, उस एरे के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। तो उस ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं आइटम नेम। तो क्या क्या खरीद रहे हैं आप? सपोज़ करिए आप कोर्स बाय करने निकले हैं, आजकल कई लोग निकलते हैं। तो आपने एक JS का कोर्स खरीदा, उसका प्राइस क्या था? उसका प्राइस था सपोज़ करिए 3000 रुपये था। तो 299 लिखते हैं आजकल ज़्यादातर लोग, ठीक है। ये तो आपने एक खरीद लिया कोर्स, अरे सेटिंग्स ओपन हो गई तो ये हम इसको कॉमा लगा लेते हैं पहले यहाँ पे हम एक, और इसको कॉपी पेस्ट करके 3-4 आइटम डाल देते हैं आपके कार्ट में, ठीक है। तो ये JS का कोर्स खरीद लिया। और क्या क्या कोर्स खरीद रहे हैं बताइए? पाइथन का कोर्स खरीद रहे हैं आप, सपोज़ करिए आपको 999 में मिल गया है। और क्या खरीद रहे हैं आप? मोबाइल डेवलपमेंट का कोई कोर्स खरीद रहे हैं तो मोबाइल डेव कोर्स खरीद रहे हैं सपोज़ करिए, वो कितने मिल रहा है आपको? सपोज़ करिए 5999 में, काफ़ी महंगा मिलते हैं मोबाइल के कोर्सेज़। और क्या खरीद रहे हैं? डेटा साइंस खरीद रहे होंगे शायद, आजकल बड़ा ट्रेंडी फैशन में है, हर कोई डेटा साइंटिस्ट बन रहा है। साइंटिस्ट वर्ड तो बड़ा आसान हो गया, थोड़े महंगे होते हैं, 12999, ठीक है जी। तो ये आपने कोर्सेज खरीद लिए हैं अब शॉपिंग कार्ट में। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास एक फंक्शनैलिटी आपको इंट्रोड्यूस करनी है कि ये जो शॉपिंग कार्ट के अंदर जितने प्राइजेस है इनको ऐड कर दो। बड़ा ही बेसिक्स है। अब कैसे ऐड करोगे? देखिए, ऐड करने के लिए आप हो सकता है बहुत मेथड लगाएं, लेकिन ये एक बहुत ही कॉमन फंक्शनैलिटी सिंटैक्स है जहाँ पे एरेज के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं या ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, उनको ऐड करना है। तो रिड्यूस मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, बहुत ही बेसिक सा है। तो ये लीजिए, मैंने लिया शॉपिंग कार्ट, इसको बोला कि आप क्या करो, रिड्यूस यूज़ कर दो। अब क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ पे सिंपली ये मेरा एरो फंक्शन हो गया, और 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ऑब्वियसली बात है, टोटल है शॉपिंग कार्ट का, कोई भी यहाँ पे एडिट टैक्स तो पसंद नहीं करेगा कि आपने सपोज करिए यहाँ पे 299 लिख दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट कार्ट में किसी के 299 रुपीज़ पे करने ही है उसको, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको पता है आपने 0 यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, हर एक आइटम मिलेगा आपको, ठीक है। तो आइटम लिख देते हैं। अब हर एक आइटम डिनोट किसको कर रहा है? एरे के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है आइटम। अब उसमें से प्राइस निकालनी है, तो प्राइस निकालना क्या बड़ी बात है, आप यहाँ पे जाके बोल सकते हो कि आइटम जो है आइटम डॉट प्राइस है, ठीक है जी, आइटम प्राइस आ गई। बट एक्यूमुलेटर हमें पता है ना, 2 चीज़ें होती है यहाँ पे, एक तरह से काम नहीं होता है। तो हमारे पास एक्यूमुलेटर भी होता है और एक आइटम भी होता है। तो एक्यूमुलेटर को यहाँ पे लेके आते हैं हम, यहाँ पे हमें पता है ये हमारा एक्यूमुलेटर है और ये आइटम है, ठीक है जी। तो क्या करना है, अब इन दोनों को ऐड करना है। तो क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पे ये एक्यूमुलेटर को लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे क्या, प्राइस आइटम। अभी मैंने डायरेक्टली कर दिया है, वैसे आगे जाके आप क्या करेंगे, पहले इसको वेरीफाई करेंगे कि आइटम की प्राइस कहीं नंबर्स में है या नहीं है, कहीं स्ट्रिंग में आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट ठीक है, अभी के लिए हमारे पास बेसिक काम हो गया है। तो देखा कितनी आसानी से मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब क्या करो, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं प्राइस टू पे, और ये हमारे पास हो गया। देखा कितना आसान काम था। इसको प्रिंट भी करा के देख लेते हैं ताकि सही से आपका बिल आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये हो गया हमारा प्राइस टू पे। सेव करके इसको रन करते हैं, देखें क्या वैल्यूज़ आती है। अरे भाई साहब, 22,996 का आपका बिल हो गया है। तो देखिए, इतना सारा आप यूट्यूब में फ्री में पढ़ रहे हैं, जितना बिल आपका लग गया है। तो या तो ये बिल पे कर दीजिएगा या फिर यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में थैंक्स बोल दीजिएगा, बात बराबर ही है। अगर आप इसको थैंक्स बोलते हैं तो मैं आपका बिल 0 कर दूंगा, तो ठीक है। तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया है कि क्यों हमारे पास इतने तरीके हैं। हर तरीके कुछ स्पेशलाइजेशन है, कुछ ईजी तरीके होते हैं, कुछ हार्ड तरीके होते हैं। बट एटलीस्ट अभी आपको लूप्स के बारे में काफ़ी नॉलेज है। वीडियोस को अगर हो सके तो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाए। कुछ फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी कर लीजिएगा ताकि और बेटर हो जाए। और अगर और मज़ा आ रहा हो तो एक फ़ोटो खींच के और लिंक्डइन, इंस्टाग्राम सब जगह फैला दीजिएगा कि बहुत ही इन डेप्थ सीरीज़ है, बहुत मज़ा आ रहा है। और बस उसी को मैं थैंक्स मान लूँगा आपके इस बिल की जगह। तो चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलके, मिलेंगे और इसी तरह से अगले वीडियो में। चलिए, चाय और कोड सब्सक्राइब करके रखिएगा।